देखिए भाई देखिए आपका सीपीसी में भाई आपका 79 और 80 शुरू करना था, यानी कि अब विशिष्ट मामलों में वाद। मेंस में भी ये क्वेश्चन बनता है कि सरकार के विरुद्ध वाद आपका के लिए प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। और बिहार या यूपी इत्यादि राज्यों में प्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन तोड़कर बना है। आपका कैसे प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है। फिर आपका समय के भी बारे में क्वेश्चन बना है प्री में, यानी कि प्री में भी काफ़ी एक एक पॉइंटों को या एक एक शब्दों को उठाते हुए आयोगों ने क्वेश्चन बनाया है। और 1% भी अगर आप कंसेप्ट से डिगे तो मैं बता दूं, निश्चित रूप से इधर से गलती होने की संभावना प्री में भी रहती है। बैठिए, यानी कि निश्चित रूप से इधर से भी आपका प्री में भी गलती होने की संभावना रहती है अगर कंसेप्ट आप एक पॉइंट भी डिगे तो। देखिए हम बताएंगे कि आपका यूपी में कैसे क्वेश्चन आपका प्री में, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका इस धारा पर बिहार ने बनाया है और उसको भी हम बताएंगे। लेकिन सरकार के विरुद्ध वाद में आप पहले कुछ सामान्य बातें जानिए और तब सेक्शन शुरू किया जाएगा। देखिए आपका सरकार के विरुद्ध वाद में इंग्लैंड से शुरू किया जाता है। इंग्लैंड में आपका कहावत कही जाती थी कि राजा न तो कोई गलती करता है और न किसी को गलती करने के लिए अथराइज या प्राधिकृत करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम्राट ने कोई गलती की है या सम्राट के अधिकारियों ने यानी कि सरकार के कर्मचारियों ने, तो ऐसी दशा में उस गलती के लिए मुकदमा सम्राट या सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। लेकिन बाद में 1947 में यह नियम चेंज किया गया इंग्लैंड में, और अब नियम ये है कि अगर इंग्लैंड के सरकार के कर्मचारी कोई गलती करते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा लाया जा सकता है और उसके लिए वहाँ की सरकार यानी कि सम्राट जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब कि पुराना नियम जो ये था कि भाई राजा कोई गलती नहीं करता या गलती करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, ये नियम परिवर्तित हो गया है। लेकिन एक नियम नहीं बदला कि राजा व्यक्तिगत रूप से उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो भारत में अगर हम जोड़ें तो इंग्लैंड के सम्राट के समान अगर हम भारत में देखें तो संघ स्तर पर हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं और राज्य स्तर पर राज्यपाल। अभी आईएएस में भी ये क्वेश्चन जीएस में इस बार आया था कि आपका अनुच्छेद 361 यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 किसको संरक्षण प्रदान करता है, दिया था कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, दोनों को। तो आपको मार्क कराना है दोनों को। सभी कार्य सरकार के इनके नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए इनकी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती। और एक लाइन और याद रखिएगा, अगर भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल अगर अपने पद पर रहते हुए किसी का मर्डर भी कर दे, अपराध की बात छोड़िए, तो उस मर्डर के लिए इन पर मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता। लेकिन कब तक नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि ये क्या है, पद पर। ये इंग्लैंड के सम्राट से लिया गया है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। तो इंग्लैंड के सम्राट के बारे में भी सेम नियम है कि अगर इंग्लैंड का सम्राट, कई लोग पूछते रहते हैं ये भी जानिए, अगर इंग्लैंड का सम्राट अपने पद पर रहते हुए कोई अपराध कर दे तो वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। भारत में भी
यह व्यवस्था लागू है और भारत में 2 लोगों को प्रोटेक्शन केवल मिला है। किसको किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 361। क्या इसमें आया था भाई आपका राष्ट्रपति को कि राज्यपाल को कि दोनों को? तो क्या मार कराना है? दोनों को। अगला, यानी कि जब तक वह पद पर है तभी तक छूट है, ये भी सतर्क रहिए। जैसे ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद से हटा, ये छूट क्या हो जाएगी? समाप्त। अगला नियम देखिए भाई, अगर सरकार के खिलाफ मुकदमा करना है तो कब सरकार के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, ये सीपीसी नहीं बताएगी। याद रखिए, सीपीसी केवल और केवल ये बताएगी कि सरकार के खिलाफ मुकदमे में आप वादी कौन हो सकता है, प्रतिवादी कौन हो सकता है, यानी कि प्लेंटिफ कौन हो सकता है, डिफेंडेंट कौन हो सकता है। लेकिन यह नहीं बताएगी सीपीसी कि सरकार के खिलाफ कब आप मुकदमा दायर करेंगे। इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है और संविधान का 2 अनुच्छेद अब कवर करना है, एक 299 और दूसरा कौन? 300। इसको पहले समझिए, इन दोनों अनुच्छेदों को पहले समझा जाए और तब सीपीसी शुरू की जाती है। पहले ये दोनों पढ़िएगा। अगर सरकार ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध या संविदा या करार या समझौता, कहिए अनुबंध भी कहा जाता है, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सरकार जिम्मेदार किस रूप में होगी, सरकार के खिलाफ कब मुकदमा लाया जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 299 से गवर्न होगा। लेकिन मुकदमा लाया जाता है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये सीपीसी जरूर बताएगी। एक आपका 79 बताएगी धारा, दूसरा सरकार को सूचना दे दीजिए, कौन सी धारा? 80। और सरकार प्रतिवादी है तो जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय और एक्स्ट्रा समय दे सकता है 2 माह का, तो ये आदेश कौन बताएगा? 27। यानी कि आपका 3 एंगल कवर करना है सीपीसी में, धारा 79, धारा 80 और आर्डर कौन सा? 27। देखिए भाई, संविदा के मामले में सरकार के विरुद्ध किन परिस्थितियों में मुकदमा लाया जाएगा, ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कवर करेगा? 299। अब आइए अनुच्छेद 300 में आपका टार्टियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व बताया गया है। इसका मतलब थोड़ा समझिए, इसमें एक केस भी बताना पड़ता है और रुदल शाह का, तमाम केस हैं लेकिन जो सबसे पहले केस आया और वही केस आपका बिहार में पूछा गया, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, तीनों जगह पूछा गया है। इसको फिर एक बार देखिए भाई, आपका 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बताया जाए शुरुआती दौर से। अगर राज्य के सेवकों द्वारा कोई अपकृत्य या रांगफुल एक्ट या गलती की जाती है तो क्या राज्य उस गलती के लिए वैकेरियस लाइबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर जिम्मेदार होगा कि नहीं, ये समस्या है। तो अनुच्छेद 300 में इस समस्या का समाधान किया गया है कि राज्य जिम्मेदार होगा कि नहीं। लेकिन राज्य के खिलाफ मुकदमा करते हैं किसकी मांग के लिए? मुआवजा के लिए। तो प्रोसीजर आपका चलेगा सीपीसी में, और कब मुआवजे की मांग के लिए? अपकृत्य में, टाट में आप मुकदमा राज्य के खिलाफ करेंगे, ये सीपीसी नहीं बताएगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद से गवर्न होगा? 300। भाई अच्छे से तैयार रखिए ना लोग, थोड़ा कठिन है। 300 में कहा क्या गया है, देखिए आपका
यदि राज्य के सेवकों द्वारा कोई अपकृत या दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो राज्य कहाँ तक जिम्मेदार होगा? तो जब तक कि संसद या राज्य विधान मंडल यानी कि सक्षम प्राधिकारी कानून न बना दे तब तक राज्य की जिम्मेदारी वही होगी जो इस संविधान के लागू होने के पहले थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत की संसद और राज्य की सरकारें सक्षम हैं कि अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए कानून बना दें, और जब तक ये लोग कानून नहीं बनाते राज्य की जिम्मेदारी क्या होगी? अगर राज्य के सेवकों ने गलती की है तो इसके लिए 26 जनवरी 1950 के नियम को देखना पड़ेगा। तो 26 यानी कि देखिए फिर एक बार करंट बता दिया जाए। आज तक कोई भी कानून संसद ने नहीं बनाया है जिसके तहत यह निर्धारित किया जाए कि अगर संघ के लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप संघ से कैसे कितना मुआवजा पाएंगे। इस बारे में आज तक भारत में कोई कानून नहीं है, जबकि अमेरिका ने 1946 में कानून बनाया, इंग्लैंड ने 1947, लेकिन भारत में कोई कानून नहीं है। तो कहा क्या गया है संविधान में, जब तक कि कानून न बन जाए कहाँ की स्थिति हम देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 के क्या पहले। तो जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए सब में पहले 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 लिखा गया। अब जब अंग्रेज कानून बनाए तो लिख दिए कि इसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दायित्व था वही दायित्व आपका सम्राट का भी होगा। तो यानी कि इसका मतलब कि अनुच्छेद 300 पढ़ने के लिए आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में जाना पड़ेगा। और 1861 में एक केस आया जिसे हम पेनिनसुलर का केस कहते हैं, याद रखिए पेनिनसुलर का। और इस केस में आपका ये निर्धारित जस्टिस पिकाक ने किया। जस्टिस पिकाक से भाई पूछा जाता है बिहार में, पेनिनसुलर का केस, और जस्टिस कौन थे? पिकाक। इन्होंने राज्य के कार्यों का बंटवारा किया और कहा कि यदि राज्य का कार्य संप्रभु था तो राज्य जिम्मेदार नहीं होगा, और राज्य का कार्य असंप्रभु था, नॉन सॉवरेन था, तब राज्य जिम्मेदार होगा। तो किस कार्य में राज्य जिम्मेदार नहीं होगा? सॉवरेन। और किस में जिम्मेदार होगा? नॉन सॉवरेन। फिर पिकाक ने, जस्टिस पिकाक ने बताया कि कौन सा कार्य संप्रभु होगा, कौन सा असंप्रभु, ये बताया गया। और कहा गया कि ऐसा कार्य जिसे केवल और केवल सरकार कर सकती है या सरकार द्वारा अथराइज व्यक्ति ही कर सकता है वह संप्रभु कार्य होगा। और ऐसे कार्यों में अगर सरकार के सेवक गलती करते हैं तो सरकार से कोई मुआवजा वसूला नहीं जाएगा। यानी कि ऐसे कार्य जो केवल सरकार कर सकती है, तो दो तीन ऐसे कार्य बताइए जो केवल सरकार करती हो, संप्रभु है। सेना रखना आम आदमी रखेगा कि केवल सरकार? न्यायालय स्थापित करना कौन कर सकता है? केवल सरकार। पुलिस व्यवस्था कौन रख सकता है? सरकार। आपका अब थोड़ा ये संप्रभु कार्य है। दूसरा देखिए, बस चलवाना, तो बताइए बस सरकार केवल चलवाती है कि आम आदमी भी? तो ये कौन सा कार्य होगा? असंप्रभु। ट्रेन चलवाना, तो अब तो अभी सरकार ही चलवा रही है ट्रेन। आपका हवाई जहाज आ जाएगा तो प्राइवेट भी चल रहे हैं और क्या सरकारी भी, तो ये सरकार का कौन सा काम हो जाएगा? असंप्रभु। तो असंप्रभु कार्य में अगर सरकार के सेवकों ने कोई गलती की है तो सरकार से उस गलती के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर, वाइकेरियस लाइबिलिटी के आधार पर मुआवजा वसूला जा सकता है।
लेकिन अगर कार्य कौन था, संप्रभु, तो सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं। चलता रहा मामला, चलता रहा, यानी कि हम लोग कहाँ से गवर्न होते रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व से। अब आपका स्वतंत्र हो गए, हमने अपना संविधान भी लागू कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब तो सरकार को अपना दायित्व निर्धारित करना चाहिए। तो सर्वप्रथम केस आता है रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का। रुदल शाह के केस में उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम संप्रभु कार्य के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब वो पुराना नियम हम समाप्त करते हैं और आप संप्रभु कार्य के लिए भी क्या देंगे, मुआवजा। यानी कि आज भी कानून नहीं है, किसकी इच्छा पर सब चल रहा है, न्यायपालिका के। तो रुदल शाह का केस इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 3-4 एंगल से आपको हम बता रहे हैं, एक लाइन और। पहला एंगल ये देखना है कि सबसे पहले संविधान का उल्लंघन करने पर कॉन्स्टिट्यूशनल डैमेजेज या संवैधानिक प्रतिकर दिलवाया गया किस केस में, रुदल शाह। मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर न्यायालय ने मुआवजा दिलवाया सर्वप्रथम किस केस में, रुदल शाह। और आपका संवैधानिक प्रतिकर की बात किस केस में सर्वप्रथम कही गई, तो क्या जवाब रहेगा, रुदल शाह। काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। इसके बाद मुकदमों की झड़ी लग गई और न्यायालय राज्य के संप्रभुकारियों के लिए भी राज्य से क्या दिलवाने लगे, मुआवजा। लास्ट केस आता है, बीच में सारे केस छोड़े गए हैं भाई, शुरुआती दौर और लास्ट अब बताया जा रहा है। नागेंद्र राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का केस है लेटेस्ट आपका 1994 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। नागेंद्र राव का केस है भाई आपका लास्ट में, ये आंध्र प्रदेश। नागेंद्र राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का लास्ट केस है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट बता दिया कि चाहे राज्य के सेवकों ने संप्रभु कार्य किया हो या असंप्रभु, दोनों कार्यों के लिए राज्य जिम्मेदार होगा और राज्य से क्या वसूला जा सकता है, मुआवजा। अब एक दो आसान उदाहरण देखिए। जो आपका मान लीजिए पंचायत चुनाव आ गया और बंदूकें थाने में जमा होती हैं, किसी ने लाइसेंसी रिवाल्वर जमा की और पता लगा कि थानेदार और मालखाने के इंचार्ज की गलती के कारण उसकी बंदूक वहां से क्या हो गई, गायब। तो वह राज्य के खिलाफ मुआवजे की मांग किया कि हमारी बंदूक सरकार के सेवकों की उपेक्षा के कारण क्या हुई है, गायब, और हमें क्या दीजिए, मुआवजा। तो वर्तमान नियम, अब सरकार कहेगी कि ये तो हमारा संप्रभु कार्य है, तो तुरंत नागेंद्र राव का केस याद रखिए। अब चाहे सरकार का कैसा कार्य हो, संप्रभु या असंप्रभु, दोनों के लिए सरकार क्या होगी, जिम्मेदार। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिवाल्वर जिसका था 1.5 लाख मुआवजा दिलवाया। सरकार को आदेशित किया गया कि आपके सेवक ने उपेक्षा बरती, रिवाल्वर गायब, तो आप रिवाल्वर धारी को, लाइसेंस धारी को कितना पैसा दीजिए, 1.5 लाख। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है भाई। ऐसे पुलिस ने किसी को मारपीट दिया, किसी की मड़ई जला दिया, किसी का घर तोड़ दिया अवैध तरीके से, तो पुलिस के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजा की मांग की जा सकती है और न्यायालय मुआवजा दिलवाते हैं। आपका कंगना रनौत को भी जोड़ सकते हैं, उनका भी घर अवैध रूप से राजनीतिक विद्वेषवश क्या किया गया, तो मुआवजा पाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि ये कार्य अवैध था और कंगना रनौत का सीना 56 इंच से कितना हो गया, 57। मोदी जी से एक कदम आगे हैं। यानी कि मोदी जी तो आपका 56 ही कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही पक्ष में फैसला आया और राष्ट्रीय स्तर पर
आपका माने पुरस्कार मिल गया, वैसे ही आपका बोली भी बदल गई। अब देखिए, और परमवीर का मामला चल रहा है, तो और सरकार पर अटैक करने का क्या मिल गया मौका। शिवसेना कांग्रेस वाले भीगी बिल्ली बने हैं। भीगी बिल्ली इसलिए बने हैं कि अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो लौटा दिया परमवीर को कि जाइए हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे दिया तो सरकार गिर भी जाएगी, क्योंकि सीबीआई किसकी तोता है, केंद्र की। और ये तोता बड़ी तेजी से काम करेगा, रटा रटा है बोलेगा। तो इस प्रकार आपको लास्ट बताया जाए, तब सीपी से शुरू किया है। ये जरूरी है बताना भाई भूमिका, क्योंकि तभी तो आप जानेंगे कि हाँ सरकार के विरुद्ध का मुकदमा लाया जाएगा कि केवल डायरेक्ट मुकदमा ही कर देंगे। भाई यही तो जानना है। यानी कि कुल मिलाकर ये हुआ कि 299 अनुच्छेद में आपका राज्य का संविदात्मक दायित्व है, तो 300 में कैसा दायित्व है, अपकृत्यात्मक। और दोनों के लिए मुकदमा अब लाया जा सकता है और केस भी आपको बता दिया गया। अब आइए 79 क्या कहते हैं, देखिए अब सही रहेगा भाई। 79 केवल और केवल वाद के पक्षकारों को बताती है। वाद के पक्षकार इसलिए बताती हैं कि अगर भारत सरकार किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करती है तो वादी के रूप में प्रधानमंत्री का नाम रहेगा कि राष्ट्रपति का, कि भारत संघ लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, तो बताइए विधिक व्यक्ति कौन हुआ, राष्ट्रपति हुए कि प्रधानमंत्री की भारत में भारत संघ। बस एक लाइन। अगर भारत संघ के खिलाफ आप, ये वादी हैं भारत संघ, इसके बाद प्रतिवादी भी तुरंत। अगर आप केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं तो ऐसी दशा में प्रतिवादी या डिफेंडेंट का नाम किसका देंगे, राष्ट्रपति की, पीएम की, भारत संघ। यानी कि भारत में भारत संघ आपका विधिक व्यक्तित्व रखता है, लीगल पर्सनालिटी रखता है। तुरंत इंग्लैंड से जोड़ना है। इंग्लैंड में भारत संघ नहीं रखता, इंग्लैंड नाम नहीं रखता, बल्कि वहाँ क्या है, सम्राट। जैसे राष्ट्रपति, वहाँ मान लीजिए राष्ट्रपति के तौर पे वहाँ भाई इंग्लैंड नहीं है, वहाँ किसको विधिक व्यक्तित्व है। इसीलिए कहा जाता है राजा मर गया, राजा चिरायु हो। यानी कि अब आप लोग कहेंगे कि मर गया तो चिरायु कहाँ से हो, लेकिन राजा मर गया मतलब कि उसका पार्थिव शरीर मरा। और राजतंत्र हमारे यहाँ लंबे समय तक क्या रहे, कायम, गणतंत्र नहीं राजतंत्र। और हैं भी भाई आपका। फिर आपका राज्य पर आ जाइए। राज्य के मामले में अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करती है तो वादी कौन बनेगी, उत्तर प्रदेश राज्य। और अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं तो प्रतिवादी उस राज्य के नाम को बनाया जाएगा। तो नाम बता दीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्यवादी भी बन सकता है और क्या, प्रतिवादी। तो हर एक राज्य के बारे में, जैसे बिहार है तो बिहार राज्य, एमपी है तो मध्य प्रदेश राज्य, और संघ स्तर है तो आपका क्या, भारत संघ। ये किस अनुच्छेद में केवल वादी प्रतिवादी कौन बनेंगे बताया गया है, 79। अब 80 आइए भाई। धारा 80 आपका सूचना या नोटिस के बारे में बताती है। 80 को पहले थोड़ा कोरिलेट किया जाए तब आपका और बताया जाए। देखिए, जब भी आप सूचना, सूचना यानी कि जानकारी देना, जानकारी मतलब नोटिस। तो जहाँ तक नोटिस की बात है, कानून ये कहता है कि जब आप सरकार के विरुद्ध मुकदमा करिए, चाहे केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध, तो मुकदमा करने के पहले आप एक सूचना इनको दीजिए। क्या सूचना दीजिए, कि हम आपके खिलाफ
इस मामले में मुकदमा दायर करना चाहते हैं और सूचना का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार सक्षम है और हो सकता है कि न्यायालय से बाहर ही आपका विवाद क्या करे, निपटा दे और आपकी मांग को क्या करे, स्वीकार कर ले। लेकिन ये देखने में आया है कि सरकार सूचना का मिसयूज कर रही है और कोई विवाद निपटाती नहीं है जब तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निपटा न दे। अतः ऐसी दशा में विधि आयोग ने सिफारिश की कि सूचना का जो नियम है कि पहले सरकार को क्या करिए, 2 माह पहले, 60 दिन पहले सूचना दीजिए, इस नियम को हटाया जाए। लेकिन हटा नहीं है। एक आपका संशोधन हुआ है 1976 में, बताया जाएगा कि बिना सूचना के भी अर्जेंट मामलों में वाद दायर कर सकते हैं, लेकिन कोई अंतरिम रिलीफ भी आपको नहीं मिलेगी जब तक कि सरकार को न्यायालय सुन न ले। यानी कि सरकार को हर हाल में न्यायालय क्या करेगा, सुनेगा। तो आगे बताया जाएगा आपका भाई, अभी न उस पर आइए क्योंकि वो बेरक से चलेगा। दूसरे एंगल से इसको देखिए भाई, सूचना को पहले कोरिलेट करना है। जहाँ तक सूचना को कोरिलेट करने की बात है, आपका 2-3 एंगल से इसको अलग से लिख लीजिए, सही रहेगा। एक तो आपका पूछा जाता है टीपीए में, पहले हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उठाते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में सूचना को निर्वचित किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, व्याख्या की गई है। निर्वचन मैंने न समझ में आया तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। निर्वचन को भाई निर्वचित किया गया है। कहाँ? तो टीपीए की किस सेक्शन में? 3 में। सूचना 2 प्रकार की होती है, ये आपका कंपटीशन में पूछा गया है राजस्थान इत्यादि में। एक एक्चुअल सूचना और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। एक वास्तविक सूचना और दूसरा आणविक सूचना। उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सूचना 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक नोटिस, एक्चुअल नोटिस, अभी हम एक एक लाइन इसको बताएंगे। और सेकंड जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि आणविक सूचना। आणविक को विवक्षित भी कहा जाता है, प्रलक्षित भी कहा जाता है, प्रभाषित भी कहा जाता है, उपधारित भी कहा जाता है, मान लेना कहा जाता है। लेकिन भाई इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हिंदी में हो सकता है शब्द दे दे इधर उधर, इंग्लिश में चेंज नहीं करेगा। दोनों के बारे में पहले एक एक लाइन समझिए। एक्चुअल सूचना का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी है। जैसे ए अपना घोड़ा बी को बेच रहा है, तो बी को बता दिया है कि ये घोड़ा दुलत्ती मारता है और समझ कर लो, क्रेता सावधान। यानी कि जब खरीद रहे हो तो घोड़े की त्रुटि मैं बता रहा हूँ तुम्हें स्पष्ट रूप से, ये घोड़ा दुलत्ती मारता है, खरीदना हो तो खरीदना और काबू कर सकते हो तभी खरीदो, और नहीं तो न खरीदो। नहीं तो आपका क्या करेगा, घोड़ा लेकर भाग भी जाएगा दुलत्ती मारकर, ये भी याद रखिए। तो ये एक्चुअल नोटिस हो गई। अब प्रलक्षित सूचना का मतलब क्या हुआ? प्रलक्षित सूचना या आणविक सूचना का मतलब ये हुआ कि वास्तव में तथ्य की जानकारी दूसरे को नहीं रहती, लेकिन कानून ये मानता है कि यदि आपने उचित सतर्कता और क्या बरती रहती, सावधानी, या आपने घोर उपेक्षा न बरता होता, ग्रास नेग्लिजेंस न बरता होता, तो आपको सच्चाई का क्या चल जाता पता। और आपने क्या किया? आप कह सकते हैं कि उपेक्षा बरते और सच्चाई का पता ही नहीं किए,
तो कानून ये मानेगा कि आपको सच्चाई का पता था, अब इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि एक कब्जा का उदाहरण लास्ट में देखा जाए, सही रहेगा। ए बी का मकान खरीद रहा है, तो कम से कम ए का कर्तव्य है कि जाकर मकान की हालत देखे, मकान में कौन रह रहा है ये देखे। अगर मकान खरीद लिया और बाद में कह रहा है कि मकान में किराएदार भी हैं, हम तो जानते ही नहीं थे, तो कानून ये मान्यता नहीं देगा कि नहीं जानते थे, और न जानते हुए भी ये माना जाएगा कि अगर तुम उपेक्षा नहीं बरतते तो ये जान लेते जाकर मकान में कि किराएदार हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक जमीन है, मालिक ने दूसरे को बेच दिया और आपसे बात कर रहा है कि अभी हम बेचे नहीं है, बेचेंगे। तो दूसरे को जब बेचा है तो वह मकान रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या होगा, विक्रय का रजिस्ट्रेशन होगा, और आप मालिक पर विश्वास कर लिए और जाकर विक्रय का रजिस्ट्रेशन देखे ही नहीं, खरीद लिए, तो कानून ये मानेगा कि अगर आप थोड़ी बहुत सतर्कता बरतते तो रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरा क्या होता, विवरण मिल जाता। अब तो नेट पर भी मिल जा रहा है, यानी कि अब आपका नेट पर भी उपलब्ध है भाई। बस आपका नाम नंबर वंबर डालिए तो पूरा अब ऑनलाइन हो गया है। आपका नेट पर भी आपका खतौनी तमाम चीज़ें हैं। अब यानी कि ऑफिस में ना जाकर घर बैठे क्या करिए, देख लीजिए। और आपने देखा नहीं, पैसा दे दिया, बाद में कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था, तो कानून कहेगा कि आपने क्या बरती है घोर लापरवाही, और ये माना जाएगा कि आपको मालूम था, ये मकान क्या हो गया है, बिक गया है। अगला देखिए भाई, आपका सूचना का प्रकार बताया गया। तो सूचना माने जानकारी। सूचना के बारे में जो दूसरा नियम है वह आपका नियम एविडेंस की धारा 66 में आता है। लिखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 पढ़नी है सूचना या नोटिस के बारे में। इसमें क्या है, अगर कोई पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है, माने फोटो स्टेट कॉपी, तो जिसके पास मूल कॉपी है उस व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता को या उसके वकील को एक सूचना दे दे कि आप मूल कॉपी लाइए, और नहीं लाएंगे तो हम फोटो स्टेट कॉपी क्या करेंगे, न्यायालय में पेश। तो सूचना दूसरा कहाँ मिला आपका, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा में 66। और तीसरा बैक होया जाए सीपीसी, सीपीसी में सूचना कहाँ है, तो धारा 80 में है। किसके खिलाफ मुकदमा करने के पूर्व सूचना देना है, सरकार या उसके अधिकारियों या लोक सेवक। सूचना कितना दिन पूर्व देना है, 60 दिन। देखिए 2 माह लिखा है 60 दिन, भाई जो लिखा वही मारिए। 2 मास है तो 2 मास, 2 मास पूर्व दीजिए। किसको दीजिए ये भी बताया गया है, यानी कि सूचना दीजिए, किसको दीजिए, सूचना में क्या क्या लिखा जाएगा, ये सारी बातें किस धारा में बताई गई हैं, धारा 80। अब देखिए 80 सही रहेगा भाई आपका, मैंने हर एक जगह से इसको आपका कवर कर लिया गया। तो अब धारा आपका सेक्शन वाइज देखिए भाई, आपका शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब एक एक शब्दों पर मैं फिर बता दूं। देखिए, सूचना ये 1976 में संशोधन की गई है। पहला सूचना या 80 में नोटिस लिखा है। देखिए पहला खंड, उसके सिवाय जैसा उपधारा 2 में उपबंधित है। इसका मतलब ये आया कि शब्द को पकड़िए, उसके सिवाय जैसा उपधारा 2 में प्रावधानित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला उपधारा 2 में आ जाता है तो बिना सूचना दिए हुए भी वाद दायर किया जा सकता है। तो पहले बिना सूचना के ही वाद दायर, जैसे ही कोई शब्द आए, फिर बता दूं मैं, जैसे ही कोई शब्द आए उसी शब्द को पहले पढ़ा जाता है। जैसे कि इसमें पहला शब्द क्या आया,
तो पहला शब्द ये आया कि उसके सिवाय जैसा कि उपधारा 2 में प्रावधानित है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला उपधारा 2 में आ जाता है तो सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो आखिर उपधारा 2 में है क्या? जिस कंडीशन में सूचना नहीं देनी है, तो पहले हम भी वहीं पढ़ा रहे हैं। कौन सी उपधारा 2? और बिहार में यहीं से अच्छा क्वेश्चन बना है। देखिए भाई, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बिहार ने बनाया है और क्या बनाया है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, सरकार के जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है, तो अब नहीं भी लिखा जाता तो जम्मू कश्मीर मान्य होता, क्योंकि अब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य में भी अब सीपीसी लागू हो गई है। तो देखिए, सरकार जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है के विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है। यानी कि एक लाइन और बढ़ाइए भाई। या तो आपका सरकार के विरुद्ध मुकदमा करेंगे तब भी सूचना, और सरकार का जो लोक अधिकारी हैं, पब्लिक अफसर हैं, यानी कि किसके विरुद्ध? लोक अधिकारी ने कोई गलती की है, लोक अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा कर रहे हैं, तब भी सूचना। तो लोक अधिकारी कब गलती किया हो, कब कार्य किया हो? ऑन ड्यूटी की ऑफ ड्यूटी? ऑन ड्यूटी। ऑफ ड्यूटी नहीं। अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में का मतलब ये हुआ कि अपने काम काज के करने के दौरान, प्राइवेट हैसियत में नहीं। एक उदाहरण देखिए, प्राइवेट और सरकारी, क्योंकि ये भी शब्द बताना जरूरी है। एक बैंक का कैशियर है, एक वह बैंक में 10 बजे से 5 बजे तक बैठा है। एक औरत जाती है, अपना पैसा जमा करती है खाते में, और वह कैशियर उस औरत के खाते में पैसा न जमा करके अपने खाते में कर लेता है, तो ये ऑन ड्यूटी फ्रॉड माना जाएगा। ऑन ड्यूटी किया है, इसके लिए आप मुकदमा कर सकते हैं। तो करेंगे तो धारा 80 कहती हैं कि किसको सूचना दीजिए? सरकार को, यानी कि बैंक को, या आपका प्रबंधक को, या उस लोक सेवक को ही दे दीजिए, और उसके दो दो मास बाद मुकदमा दायर करिए। लेकिन क्लास 2 इसका अपवाद चलेगा भाई आपका। देखिए, तो किसके खिलाफ मुकदमे में ये लागू होगा? सरकार और लोक सेवक। लेकिन लोक सेवक कब कार्य किया हो? ऑन ड्यूटी की ऑफ ड्यूटी? और यही महिला घर पर जाकर उसको देती कि ले जाओ हमारे खाते में जमा कर दो, तो क्या बैंक जिम्मेदार होता? नहीं। भले व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो। केस भी याद रखिए, श्यामा देवी। कौन सा केस है? हाँ, आपका टाट में पूछा भी जाता है। देखिए आगे भाई, शब्द देखिए। हाँ, आगे देखिए, लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई आपका अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए कोई वाद न्यायालय की इजाज़त से उपधारा 1 में यथोचित किसी सूचना की तामील के बिना दायर किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका तुरंत रिलीफ की आवश्यकता हो, कैसे? तुरंत या अर्जेंट मामला हो, और तुरंत आप सरकार से क्या चाहते हैं? अनुतोष। तो सूचना देना अब आवश्यक होगा कि नहीं? तो आवश्यक नहीं होगा भाई। लेकिन वाद आप दायर कर दिए बिना सूचना दिए हुए, लेकिन जब वाद दायर करेंगे तो न्यायालय की क्या लेकर? सतर्क रहिएगा, एक पॉइंटों को क्या लिया जाएगा? जब आप अर्जेंट मामलों में बिना सूचना दिए हुए न्यायालय की इजाज़त से, बिना 2 मास की पूर्व सूचना के वाद दायर कर दिए हैं,
तो क्या न्यायालय वादी के पक्ष में कोई अंतरिम या अंतिम अनुतोष आपका प्रदान कर सकता है बिना सरकार को सुने? नहीं। यानी कि हर हाल में न्यायालय किसकी बात सुनेगा? आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि किसको सुनेगा? सरकार को। और सरकार को सुनने के बाद ही कोई इंटरिम या फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। अब देखिए बिहार कहाँ बनाया, कहाँ फंसा दिया। और यही सही बात है, आपका ज़्यादा लोग गलत करके आएंगे। 4 ऑप्शन दिया और ये पूछा कौन आपका गलत है या कौन सही नहीं है। एक ऑप्शन में जो बिहार आयोग ने दिया कि सरकार को बिना सुने वादी के पक्ष में अंतरिम अनुतोष दिया जा सकता है, तो हमने क्या बताया कि सरकार को क्या सुनवाई का मौका दिए बिना अंतरिम या अंतिम कोई भी अनुतोष प्रदान न्यायालय करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। और सब यानी कि सब कुछ सेम लग रहा था और एक पॉइंट पर बस फंसा दिया। तो जो लोग इतना गहराई में नहीं पढ़े रहते, बस वो समझते हैं, दिमाग लगाते हैं कल्पना के आधार पर कि भाई अंतरिम तो दिलवा ही सकता है सरकार को सुने, जब अर्जेंट मामलों में क्या हुआ है मुकदमा। लेकिन कानून कहता है कि न तो कोई इंटरिम रिलीफ और न ही कोई फाइनल रिलीफ दे सकता है न्यायालय, जब तक कि किसकी बात न सुन ले? सरकार की। तो बस याद रखिए भाई, फिर एक बार हम बता दें, क्या बिना सूचना दिए हुए मुकदमा दायर हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? यह प्रावधान कब संशोधन करके आया? 1976 में। याद रखिए कब? 1976 में। तीसरा, अब आइए किस मामले में बिना सूचना दिए हुए ही मुकदमा हो सकता है? जहां की अर्जेंट मामले अर्जेंट हो, यानी कि अनुतोष की मांग तुरंत क्या हो? आवश्यक दिखाना पड़ेगा। न्यायालय की इजाज़त से होगा कि इजाज़त के बिना? सरकार, हाँ। अब जब मुकदमा दायर हो गया सरकार के विरुद्ध, तो न्यायालय सरकार को बिना सुने कोई फैसला अनुतोष दे देगा कि सुनने के बाद? तो अंतरिम अनुतोष और अंतिम दोनों सुनने के बाद ही देगा। और यही पॉइंट फंसता है, अंतरिम पर अटैक करना है। न्यायालय कोई अंतरिम रिलीफ भी बिना सरकार को सुने वादी के पक्ष में नहीं दे सकता, भले ही अर्जेंट मामलों में अनुतोष की मांग की गई हो और बिना सूचना के मुकदमा दायर किया गया हो। जवाब नहीं देती तो भाई आपका सरकार पर कास्ट लगाइए, तमाम चीज़ें हैं। न्यायालयवादी के पक्ष में एक पक्षीय सुनवाई कर सकता है। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए लास्ट में भाई, अगर सरकार बार बार कहने के बावजूद भी जवाब नहीं लगाती तो एक्स पार्टी डिक्री का प्रावधान है, यानी कि सरकार को मौका दिया जाएगा। अब मौका का चाहे लाभ उठाए या न उठाए, माने सरकार के खिलाफ समन जारी होगा, सरकार को मौका दिया जाएगा, और फिर भी वह आपका जवाब नहीं लगा रही हैं, तो न्यायालय एक्स पार्टी सुनवाई करके एक्स पार्टी आर्डर पारित कर सकता है और वादी को रिलीफ दिलवा सकता है। माने इसका मतलब है कि सरकार को सुना जाएगा, यानी कि बिना सरकार को सुने कोई रिलीफ नहीं। इसका मतलब ये भी हुआ कि सरकार को मौका दिया जाएगा, मौका का लाभ नहीं उठाई सरकार, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, एक्स पार्टी, एक उदाहरण लास्ट में हम बता देते हैं। देखिए आपका जाट समुदाय का ही रिजर्वेशन का मामला था। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था, मौका दे रहा था केंद्र सरकार को कि आप बताइए कि केंद्र सरकार की नौकरियों में जाट समुदाय के कितने प्रतिशत लोग हैं। मौका दिया गया और सरकार ने अंत तक नहीं बताया कि कितने परसेंट लोग हैं।
और वादी जो आपका याचिका करता था वह साबित कर रहा था बार बार कि जाट समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में, अतः जो रिजर्वेशन जाट समुदाय को दिया गया है उसको कैंसिल किया जाए। तो सरकार को मौका दिया गया, सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई, तो जाट समुदाय का जो आरक्षण था क्या किया केंद्र सरकार ने, निरस्त कर दिया। भाई आपका मौका दिया गया तो अगर आप नहीं आते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो एक्स पार्टी क्या होगा, सुनवाई एक पक्षी सुनवाई करके वादी के पक्ष में सिविल मामलों में भी है, वादी वाद दायर किया, प्रतिवादी को समन जारी हुआ, प्रतिवादी आया ही नहीं, तो केवल किसको सुनकर फैसला दे दिया जाएगा, वादी को। ये मेंस में भी आपका अच्छे से पूछता है कि कब कब एक्स पार्टी डिक्री पारित की जा सकती है, ये आर्डर में आपका आदेश 9 में बताएंगे हम। भाई इस प्रकार भाई अभी इंग्लिश चलेगी 5 मिनट बाद, भाई आपका सर आएंगे। हाँ भाई जिनकी फीस